शिवानी वहां पर मौजूद हैं, हर तैयारियों पर वो नजर बनाए हुए हैं। शिवानी, अभी अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार आप उन्हें फिर से पूरे कार्यक्रम की जानकारी दे दीजिए। शायद 3 बजे तक का समय तो अंतिम दर्शन के लिए है, लेकिन उसके बाद अंतिम संस्कार कब होगा, कौन कौन पहुंचेगा और तैयारियां क्या हैं, सिलसिलेवार तरीके से बताइए शिवानी। मीनाक्षी, तस्वीरें आपके सामने सबसे पहले ये वो लकड़ियां जिससे अंतिम संस्कार की विधि जो है वो पूर्ण होगी। वहीं आपको मैं बता दूं, बिल्कुल समक्ष आपके वो स्टेज आप देख पाएंगे। दर्शकों को बता दें कि ये 40 बाय 40 का स्टेज तैयार किया जा रहा है, जहां पर आखिरी ट्रिब्यूट, आखिरी होमेज, श्रद्धांजलि लता जी के पार्थिव शरीर को दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4:15 बजे जहाँ मुंबई में लैंड होंगे, 5 बजे का वो वक्त बताया गया है जहाँ पर वो पहुंचेंगे। इसके अलावा इस पूरे शिवाजी पार्क का मैं ग्राउंड के जरिए एक बार आपको तस्वीरें दिखा दूं कि फिलहाल लता जी के घर पे जहां एक तरफ लोगों के पहुंचने का सिलसिला इंडस्ट्री से, नेताओं, मंत्रियों से, उनके करीबी रिश्तेदारों से शुरू हो चुका है, वहीं ये एक पर्टिकुलर ग्राउंड का जो मध्योत्तरी हिस्सा है जिसे आप देख पाएंगे, ये जो स्टेजेस यहाँ पर तैयार किए गए हैं, यहाँ पर लता जी के करीबी रिश्तेदार, परिवार मौजूद होंगे। ये एक अहम तस्वीर यहाँ की आपने देखी। और दूसरी अहम तस्वीर मैं आपको ये दिखाऊंगी कि ये जो सीमेंट के ब्लॉक्सेस से यहाँ पर एक स्टेज छोटा सा तैयार किया गया है, यहाँ पर अंतिम विदाई होगी, जहाँ पर लता जी का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन होगा। आपने ये तस्वीरें देखी, पूरी तरह से इस बाउंड्री को घेरा गया है। मुंबई पुलिस सहित बीएमसी के जितने अधिकारी हैं वो सभी यहाँ आएंगे, क्योंकि कोविड गाइडलाइंस का पालन अहम हो जाता है। आप देख पाएंगे कि फिलहाल पंच तत्व में जो विलीन करने के लिए जिस तरीके की तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूर्ण रूप से चल रही है। कितने लोग दर्शन कर पाएंगे, कितने लोगों के दर्शन की व्यवस्था की गई है कोविड प्रोटोकॉल्स को देखते हुए, और प्रधानमंत्री के अलावा और कौन कौन वहां पर आएगा अंतिम दर्शन के लिए, इसके बारे में जानकारी है? देखिए, यहाँ पर सीएम उद्धव ठाकरे का जो परिवार है वो पूर्णतः रूप से यहाँ पर मौजूद होगा। सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे कल देर रात भी पहुंची थी और आज दोपहर को दोबारा वो ब्रिज कैंडी अस्पताल पहुंची, तो पूरा ठाकरे परिवार मौजूद होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होंगे, नितिन गडकरी भी मुंबई में मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर शामिल होंगे, जो सुबह पहुंचे थे अस्पताल में, जिन्होंने पूरे मंगेशकर परिवार से अपनी भेंट दी, लता जी के आखिरी दर्शन उन्होंने किए। ट्वीट करके भी ये जानकारी दी कि कितना दुखद पल है उस पूरे देश के लिए। तो ये जो अहम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि हम यहाँ पर जो लास्ट होमेज पे करने के लिए जो लोग मौजूद हैं उसकी भी पूरी जो तैयारियां हैं आप देख पाएंगे कि वो पूरी हो चुकी है। कैमरा पर्सन जॉर्ज आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो शुरू हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि 3 बजे से यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू होगा और 4 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जहां पर वीआईपीज की पूरी एंट्री होगी। शाम के 6 बजे का समय अभी तक निश्चित रूप से ये तय किया गया है, जिसमें एक आखिरी श्रद्धांजलि होगी। पूरे स्टेट प्रोटोकॉल्स के साथ जो है होमेज दिया जाएगा, श्रद्धांजलि दी जाएगी। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के चलते यहाँ पर महज 200 जो लोग हैं, जिसमें सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स भी इंक्लूडेड हैं, वही लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मौजूद रह पाएंगे। इसके अलावा जो अन्य लोग हैं, जो दर्शक हैं, आपके पास तस्वीरें हम शिवाजी पार्क से भी दिखा रहे हैं, साथ ही लता जी के घर से भी दिखा रहे हैं। राज ठाकरे को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, अपने परिवार के साथ वो यहाँ पहुंचे हैं परिवार को ढाढ़स बंधाने। और देखिए, जिस बात का जिक्र हम बार बार कह रहे हैं, मुंबई में लता जी का जो दायरा है सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं, पूरे देश दुनिया में वो फैला हुआ है। लेकिन अब वो तमाम लोग जिन्हें खबर मिली है वो वहां पहुंच रहे हैं और परिवार के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़े हैं। और हम देख रहे हैं राज ठाकरे का बचपन से लता जी से संबंध रहा। बहुत कम लोगों को मालूम है कि राज ठाकरे गाते बहुत अच्छा है, वायलिन बहुत अच्छा बजाते हैं, और लता जी ने कई बार उनका गाना सुना बचपन में। तो जो कि पारिवारिक उनका संबंध, और राज ठाकरे वहाँ पहुँचे हुए, मेरे ख्याल से ये प्रभु कुंज है लता जी का निवास, पेडर रोड पर पहले माले पर उनका निवास है, जहाँ पर वो अपने परिवार के साथ रहती थी। बिल्कुल, और एक के बाद एक लोग वहां पहुंच रहे हैं। हालांकि मास्क लगाए तो हर किसी को एकदम आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो लाइव तस्वीरें वहां से मिल रही हैं आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। और पीयूष, देखिए, राष्ट्रीय शोक लता जी के जाने के बाद घोषित किया गया है। लता जी के होने का क्या मतलब है और उनके चले जाने का क्या मतलब है, आज देश को ये भी समझना चाहिए। देखिए, लता जी ने बहुत गीत गाए, 30,000 से ज़्यादा गाने गाए, कई भाषाओं में गाने गाए, भारत रत्न है वो, तो ये सारी
सारी बात तो हम जानते ही हैं। दरअसल आज़ादी के बाद जब हम गुलामी के दौर से आज़ादी में निकले, तब एक आवाज़ जिसने उस आज़ाद मुल्क का प्रतिनिधित्व किया वो लता की आवाज़ थी, क्योंकि कई सारे सिंगर पाकिस्तान चले गए थे, नूरजहाँ, शमशाद बेगम, बहुत सारे लोग थे और जो उस दौर के लोग थे। दूसरी बात यह कि लता जी के गायन ने पहली बार जिस संगीत को मंदिर का गायन माना जाता था, जिसको माना जाता था कि गुमटी का गाना वो है, उसको घर घर तक ले गए गाना। और तब ये हुआ, वो दौर बहुत अलग था कि जहां गाना सुनना, फिल्म देखना उतना आसान नहीं था। परिवार में बहुत अच्छा नहीं माना जाता था कि आप एकदम फिल्मी गाने सुन लीजिए। और लता जी के गाने ऐसे थे जिसमें भजन भी थे, वो सारे घर घर बजना शुरू हुए। तो वो लता जी का रोल आज़ाद भारत में फिल्म संगीत को स्थापित करने में बहुत बड़ा रोल रहा। जब ताज़ी हवा बही, कई सारे ऐसे गाने थे जो अगर हम देखेंगे तो वो वही गाने थे जिसमें ये ध्वनि आती है कि अब हम गुलाम से आज़ाद हो गए। और पीयूष जी, जब हम उस दौर की भी बात करें, आप सोचिए चैलेंजेस की बात अगर करें, जैसे लता मंगेशकर जी को शुरू में बहुत सारे लोगों ने नकार दिया कि आवाज़ बहुत पतली है, ये कहाँ चल पाएंगी, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना कमबैक किया। और लेकिन वो दौर था जो आज से बहुत अलग है। आज आप फाइन ट्यून कर सकते हैं कंप्यूटर पर, और आपका म्यूजिक अलग रिकॉर्ड हो गया, आपने गाना अलग गाया, दोनों को मिला दिया गया। वो दौर तो अलग ही है, बिल्कुल अलग दौर था। आप जो जिसका जिक्र कर रहे हैं ना, मैं लता जी ने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था कि उस दौर में सिर्फ 4 स्टूडियो थे पूरे मुंबई शहर में जहां स्टूडियो में गाने रिकॉर्ड होते थे। उनमें से भी 2 स्टूडियो ऐसे थे जहां पहले दिन में फिल्म की शूटिंग होती थी, रात में गाने रिकॉर्ड किए जाते थे। और लाइट्स बहुत होती थी, पसीना आता था, लेकिन और गाने भी कैसे होते थे, 2 माइक होते थे, एक संगीतकार के पास और एक गायक के पास। उस एक माइक पर जब ड्यूएट सॉन्ग होता था तो दोनों गायक होते थे। और गलती की गुंजाइश नहीं, गलती की गुंजाइश थी, क्योंकि पूरा ऑर्केस्ट्रा है। एक बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी, देखिए, क्योंकि आपने ऑर्केस्ट्रा का भी जिक्र किया, और जब रेंज की बात होती है तो चाहे वो क्लासिक सिंगिंग वाला उनका सिंगिंग का टच हो या फिर जो मॉडर्न गानों का टच हो, वो रेंज लता जी का था। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा पंडित जसराज ने इसे लेकर जो है वो बताया है। दरअसल एक बार वो मौजूद थे बड़े गुलाम अली खान साहब के साथ, और जब उन दोनों की बातचीत हो रही थी तो उस दौरान अचानक उसी हॉल में लता जी का फिल्म अनारकली का एक गीत बजा, और जैसे ही वो गीत बजा, उस समय बड़े गुलाम अली खान साहब ने पंडित जसराज को कहा कि जरा चुप हो जाओ, जरा चुप हो जाओ, मुझे सुनने दो। लता जी का गीत बज रहा था, पूरा गीत सुना, और उसके बाद पंडित जसराज को बोले, कमबख्त कभी बेसुरी होती नहीं है। ये किस्सा बिल्कुल सही है। और इसमें यह था कि राग यमन गाने वाले थे बड़े गुलाम अली खान साहब उस प्रोग्राम में, और राग यमन पर ही केंद्रित गाना था जो लता मंगेशकर का था। तो कहा जाता है कि उन्होंने फिर उस दिन राग यमन नहीं गाया था, क्योंकि उन्हें लगा कि यार आज राग यमन मैं नहीं गाऊंगा। हालांकि मैं किसी इंटरव्यू में शायद मैंने सुना था कि उनकी एक वो जो इच्छा रह गई, उनको ये इच्छा अंदर रह गई थी उनकी कि वो क्लासिकल सिंगिंग ज्यादा करना चाहती थी या उस दिशा में जाना चाहती थी, लेकिन चूंकि परिवार को लेकर चलना था और जिम्मेदारियां ज्यादा थी, तो वो फिल्मी संगीत की तरफ ज्यादा चली गई और क्लासिकल सिंगिंग थोड़ी छूट गई। बावजूद उसके अगर बड़े गुलाम अली साहब अगर ये कह रहे हैं कि कुछ भी सुर नहीं छूटता, और राग यमन की आप बात कर रहे हैं, और एग्जैक्टली देखिए वो लाइन थी, कमबख्त कभी बेसुरी नहीं होती। एक बुजुर्ग इसी अंदाज में, इसी मीठेपन के साथ आशीर्वाद देते हैं। राष्ट्रपति